प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रामधीरज यादव, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कालीपुर सुल्तानपुर। आज इस वीडियो के माध्यम से बीए द्वितीय वर्ष और एमए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास की रूपरेखा, इस शीर्षक के अंतर्गत अरस्तु की क्रांति के सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। पाश्चात्य जगत में प्लेटो द्वारा प्रारंभ किए गए आदर्शवादी विचारों को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय उसके प्रधान शिष्य अरस्तु को प्राप्त है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स के भाग 5 में क्रांति की अवधारणा का विस्तार से उल्लेख किया है। अरस्तु के समय यूनानी नगर राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उनकी राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त होने के कारण आए दिन राज्य में परिवर्तन होते रहते थे। राजतंत्र के स्थान पर कुलीनतंत्र, कुलीनतंत्र के स्थान पर वर्गतंत्र, वर्गतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र, इस तरह से शासन प्रणालियों में परिवर्तन होता रहता था। यह परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में भी होता था, जिससे यूनानियों के राजनीतिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हो जाता था। अरस्तु ने इसी राजनीतिक अस्थिरता को क्रांति नाम दिया, जिसके संबंध में मैक्सी कहते हैं यूनान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी राजनीतिक अस्थिरता, जिसका अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में विस्तार से वर्णन किया है। अरस्तु की क्रांति संबंधी अवधारणा वर्तमान क्रांति से भिन्न है। वर्तमान क्रांति का अर्थ शासन सत्ता को उलट देना या बलपूर्वक शासन सत्ता को उलट देना, जैसे 1917 की रूस की क्रांति और 1948 में चीन की क्रांति। तो अरस्तु की क्रांति की अवधारणा जो है या अरस्तु का क्रांति का जो विचार है वर्तमान क्रांति से भिन्न है। अरस्तु के अनुसार राज्य या संविधान या सरकार या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। फिर अरस्तु कहता है राज्य या संविधान में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु आगे कहता है यदि शासन सत्ता में कोई परिवर्तन होता है या शासन सत्ता का संपूर्ण भाग बदल दिया जाता है या उसमें आंशिक परिवर्तन होता है तो इसे क्रांति माना जाना चाहिए। अरस्तु ने यूनान की राजनीतिक अस्थिरता को क्रांति नाम दिया। एक अत्यंत योग्य अनुभवी डॉक्टर या चिकित्सक की भांति अरस्तु ने क्रांति के प्रकार और क्रांति के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है। अरस्तु एक डॉक्टर की भांति क्रांति संबंधी विचार का प्रतिपादन करता है। अरस्तु क्रांति के अनेक प्रकार बताता है। जैसे क्रांति के प्रकार, अरस्तु क्रांति को 5 भागों में बांटता है या अरस्तु के अनुसार क्रांति 5 प्रकार की होती है। जैसे आंशिक एवं पूर्ण क्रांति नंबर 1, नंबर 2 रक्तपूर्ण एवं रक्तहीन क्रांति, नंबर 3 व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रांति, नंबर 4 वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, नंबर 5 वैचारिक क्रांति। नंबर 1 आंशिक एवं पूर्ण क्रांति। अरस्तु के अनुसार जब संविधान का कोई भाग बदला जाता है तो इसे आंशिक क्रांति, एवं जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाता है तो इसे पूर्ण क्रांति कहा जाता है। नंबर 2 रक्तपूर्ण एवं रक्तहीन क्रांति। सशस्त्र विद्रोह या रक्तपात द्वारा या खून खराबे द्वारा जब शासन सत्ता में कोई परिवर्तन होता है तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहा जाता है। एवं जब साधारण तरीके से संविधान में या सरकार में कोई परिवर्तन होता है तो उसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। नंबर 3 व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रांति। अरस्तु के अनुसार जब किसी विशेष व्यक्ति की अनुपस्थिति में या राजा या शासक की अनुपस्थिति में संविधान में कोई संशोधन या परिवर्तन किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत क्रांति कहा जाता है। जब शासक की उपस्थिति में या शासक
के आदेश के अनुसार संविधान बदला जाता है, संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो उसे सामूहिक क्रांति कहा जाता है। नंबर 4, अरस्तु के अनुसार जब वर्ग विशेष के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है या वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति की जाती है, जैसे धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र या लोकतंत्र के विरुद्ध जब आवाज उठाई जाती है या विरोध किया जाता है तो उसे वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहा जाता है। नंबर 5, वैचारिक क्रांति, जब कोई व्यक्ति अपने विचार के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से जन समर्थन इकट्ठा करता है या जनता की भावनाओं को जीतता है या जनता को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ऐसी क्रांति को अरस्तु वैचारिक क्रांति कहता है। माइकल बेन के अनुसार अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। अरस्तु एक चिकित्सक की भांति क्रांति के कारणों की विवेचना करता है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के 3 कारण होते हैं। अरस्तु क्रांति के 3 कारणों को भी भिन्न रूपों में बांटता है, जैसे नंबर 1, क्रांति का मूल कारण, नंबर 2, क्रांति का सामान्य कारण तथा नंबर 3, क्रांति का विशेष कारण। फिर अरस्तु क्रांति के मूल कारण को 2 भागों में बांटता है, जैसे असमानता व अन्याय। असमानता के अंतर्गत अरस्तु कहता है कि हर कहीं विषमता या असमानता क्रांति का प्रमुख कारण होती है। जब राज्य में असमानता व्याप्त हो जाती है अर्थात शासक वर्ग स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है, शासक जनता की भलाई के स्थान पर बुराई करने लगता है, जनता का शोषण करने लगता है तो राज्य में असमानता व्याप्त हो जाती है। इसी असमानता को समाप्त करने के लिए क्रांति हो जाती है। अन्याय, शासन की प्रथम शर्त न्याय। जब न्याय के स्थान पर अन्याय बढ़ने लगता है तो लोग अन्याय के स्थान पर न्याय की स्थापना करने के लिए शासक के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। इस प्रकार से अरस्तु क्रांति का सामान्य कारण, अरस्तु क्रांति के सामान्य कारण को लगभग 15 भागों में बांटता है, जिसमें नंबर 1, शासकों की धृष्टता या लालच। शासकों का प्रमुख उद्देश्य है जनता की आकांक्षाओं या जनता के अनुरूप शासन का संचालन करना, जनता के लिए अनेक प्रकार के अवसर प्रदान करना, जनता के हित में शासन का संचालन करना। किंतु जब कभी शासक के अंदर, शासक के मन में धृष्टता या लालच की भावना विद्यमान हो जाती है तो वह अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है। जब शासक अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है तो जनता शासक से नाराज होती है, शासक से नाराज होकर के जनता जो है शासक के विरुद्ध क्रांति कर देती है। दूसरा, घृणा या परस्पर विरोधी विचारधाराएं। अरस्तु घृणा और परस्पर विरोधी विचारधाराओं को भी क्रांति का कारण मानता है। अरस्तु कहता है कि जब एक व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता होती है और दूसरा विरोधी वर्ग अर्थात विपक्ष के शासक वर्ग से घृणा और परस्पर विरोधी विचारधाराएं रखता है, जब उसके कार्यों की पूर्ति शासक के द्वारा नहीं हो पाती है तो वो जन समर्थन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। घृणा और परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण भी राज्य में क्रांति होती है। नंबर 3, श्रेष्ठ बनने की लालसा। अरस्तु कहता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा या सदैव श्रेष्ठ बनने की लालसा रखते हैं। वे जनता की भावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जब वे शासक से अपने कार्यों की सिद्धि नहीं कर पाते हैं, वह देखते हैं कहीं ना कहीं शासक की दृष्टि में मुझे श्रेष्ठ बनने का अवसर नहीं मिल रहा है तो वो जनता को एकत्रित करके, जनता का संगठन बना करके शासक के विरुद्ध क्रांति करते हैं। नंबर 4, स्वार्थपरता एवं महत्वाकांक्षा। अरस्तु कहता है कि राज्य में कुछ स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। जब वे वर्तमान शासन सत्ता में या वर्तमान शासक से अपने स्वार्थों की पूर्ति या अपने को महत्वाकांक्षी होते नहीं देखते हैं, जब उनके स्वार्थ की स्थिति नहीं होती है तो जनता के भावों को वे भड़काते हैं और शासक के विरुद्ध क्रांति करते हैं। नंबर 5, अयोग्य व्यक्ति का शासन। अरस्तु कहता है कि
व्यक्ति के हाथ में जब शासन सत्ता का चली जाती है, वह व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है। अयोग्य व्यक्ति होने के कारण वह जनता के हित में शासन नहीं कर पाता है, तो राज्य में क्रांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है। नंबर 6, जातियों की विभिन्नता। जातियों की विभिन्नता के अंतर्गत अरस्तु कहता है कि जातियों की विभिन्नता भी राज्य में क्रांति का कारण होती है। जब एक राज्य में अनेक जातियां होती हैं तो प्रत्येक जातियां अपने कार्यों की सिद्धि के लिए क्रांति का खतरा पैदा कर सकती हैं। अरस्तु कहता है कि राज्य को सुंदर रूप देने के लिए राज्य का सौंदर्य तो अनेक जातियों के होने से है, लेकिन राज्य में एकता स्थापित हो सकती है एक जाति के रहने से। इसलिए जातियों की विभिन्नता भी कभी कभी राज्य में क्रांति का कारण बन सकती है, राज्य में क्रांति पैदा करती है। नंबर 7 है शक्ति का दुरुपयोग। अरस्तु कहता है शक्ति का दुरुपयोग भी क्रांति का प्रमुख कारण होता है। अरस्तु कहता है कि जब शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, शासक जनता की भलाई के स्थान पर बुराई करने लगता है, तो जनता संगठित होकर के शासक के विरुद्ध विद्रोह करती है या क्रांति करती है। नंबर 8 है निर्वाचन में बेईमानी। अरस्तु निर्वाचन में बेईमानी को भी क्रांति का एक सामान्य कारण मानता है। अरस्तु कहता है कि जब निर्वाचन के समय या चुनाव के समय एक व्यक्ति समझता है कि जनता हमारे पक्ष में है, मैं चुनाव जीत रहा हूं, लेकिन दूसरा पक्ष जब ये समझता है कि अमुक व्यक्ति चुनाव जीत जा रहा है, तो वह निर्वाचन में बेईमानी करने लगता है। जब निर्वाचन में बेईमानी होने लगती है तो विजयी होने वाला व्यक्ति जो है वह क्रांति कर देता है। नंबर 9 विदेशियों की आने की खुली छूट। अरस्तु कहता है कि विदेशियों को राज्य में आने की अगर खुली छूट दे दी जाएगी या दी जाती है तो इसका मतलब है कि वह क्रांति को आमंत्रित किया जाता है। जब विदेशी लोग राज्य के उच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे तो वे अपने वर्ग विशेष के हित में कार्य करेंगे और वर्ग विशेष की स्वार्थ की सिद्धि के लिए वे शासक के विरुद्ध क्रांति का कारण बनेंगे। नंबर 10 पारिवारिक विवाद। अरस्तु कहता है पारिवारिक विवाद भी क्रांति का सामान्य कारण रहा है। कभी कभी इतिहास के उदाहरणों में मिलता है कि 2 राजकुमारों का आपसी संघर्ष भी क्रांति का कारण बना है। नंबर 11 शासक वर्ग की असावधानी। अरस्तु कहता है कि शासक वर्ग की असावधानी भी क्रांति को पैदा करती है। जब शासक असावधानी बरतता है तो उसके विरुद्ध व्यक्ति या जनता या जन समूह मौका पा करके जो है क्रांति कर देती है। नंबर 12 राज्य के किसी भी अंग में असाधारण वृद्धि भी क्रांति में खतरा पैदा करती है या क्रांति पैदा होती है। जब किसी वर्ग विशेष का या किसी जात विशेष का या धर्म विशेष में वृद्धि होती है, वे लोग जो है क्रांति पैदा करते हैं या क्रांति उत्पन्न करते हैं। नंबर 13 है अल्प परिवर्तन की उपेक्षा। जब कोई व्यक्ति संविधान में आंशिक संशोधन करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, छोटे मोटे परिवर्तन को लेकर के या अल्प परिवर्तन को लेकर के जब उसकी बात को नहीं सुना जाता है, जब उसकी मांग को नहीं माना जाता है, तो कुछ लोग अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, वो शासक के विरुद्ध क्रांति करते हैं। इसी तरह से नंबर 14 मध्यम वर्ग का अभाव। अरस्तु कहता है कि मध्यम वर्ग का अभाव भी कभी कभी क्रांति का कारण बनता है। इसलिए राज्य में जो है बराबर प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। जब बराबर प्रतिनिधि होंगे, मध्यम वर्ग होगा, शासन संचालन की शक्ति मध्यम वर्ग के हाथ में होगी, जिसमें न तो अधिक धनी लोग होंगे न अधिक निर्धन लोग होंगे, तो क्रांति का कारण पैदा नहीं होगा। लेकिन जब मध्यम वर्ग का अभाव होगा तब निश्चित ही क्रांति पैदा होगी। अंत में नंबर 5 शक्ति संतुलन। अरस्तु के अनुसार शक्ति संतुलन न होने के कारण भी राज्य में क्रांति का खतरा सदैव बना रहता है। ये 15 प्रकार के सामान्य कारणों का अरस्तु अपने प्रसिद्ध
पुस्तक पॉलिटिक्स में विस्तार से वर्णन करता है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का तीसरा कारण, जिसे क्रांति का विशेष कारण कहा जाता है, अरस्तु क्रांति के विशेष कारण को कई भागों में बांटा है। जैसे नंबर 1 राजतंत्र में क्रांति, नंबर 2 निरंकुश तंत्र में क्रांति, नंबर 3 कुलीन तंत्र में क्रांति, नंबर 4 धनिक तंत्र में क्रांति तथा नंबर 5 प्रजातंत्र में क्रांति। तो अरस्तु के अनुसार राजतंत्र में शासन संचालन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है। वह व्यक्ति शुभ के आधार पर, सत्य के आधार पर या कानूनी आधार पर शासन का संचालन करता रहता है। जब कुछ समय बाद उस व्यक्ति में स्वार्थ की भावना विद्यमान हो जाती है तो वह अपने आदर्श से गिर जाता है। जब अपने आदर्श से गिर जाता है तो जनता की भलाई के स्थान पर बुराई करने लगता है, तो जनता उसके विरुद्ध क्रांति करती है और वह शासन व्यवस्था परिवर्तित होकर के निरंकुश तंत्र में बदल जाती है। अरस्तु के अनुसार निरंकुश तंत्र सर्वथा अस्थायी शासन प्रणाली है। ये स्थायी न होने के कारण इसमें भी परिवर्तन होता है। निरंकुश तंत्र परिवर्तित होकर के कुलीन तंत्र में बदल जाता है। कुलीन तंत्र में कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ योग्य लोग, कुछ ईमानदार लोग शासन का संचालन सत्य के आधार पर या शुभ के आधार पर या कानूनी आधार पर करते हैं, जनता की भलाई करते हैं। लेकिन कार्यक्रम के अनुसार या समय अनुसार अरस्तु कहते हैं कि कुलीन तंत्र में भी क्रांति होती है। कुलीन तंत्र परिवर्तित होकर के धनिक तंत्र में बदल जाता है। कुछ धनी लोग वर्ग बनाकर, गुट बनाकर शासन का संचालन अपने वर्ग विशेष के हित में करते हैं। इसमें भी क्रांति होती है। धनिक तंत्र में क्रांति होने के बाद प्रजातंत्र आता है और प्रजातंत्र में भी अरस्तु कहता है कार्यक्रम के अनुसार जो है क्रांति होती है और फिर वह राजतंत्र में बदल जाता है। तो इस प्रकार से अरस्तु अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 5 में क्रांति के 5 प्रकार की बात करता है और क्रांति के कारणों को 3 भागों में बांटता है। तो बड़े विवेकपूर्ण तरीके से, बड़े अनुभवी तरीके से एक योग्य अनुभवी डॉक्टर की भांति या चिकित्सक की भांति अरस्तु जो है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन विस्तार से करता है। अरस्तु का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इस क्रांति संबंधी विचार का महत्वपूर्ण स्थान है। अरस्तु क्रांति के कारणों का जितना विश्वसनीय या जितना विश्वासपूर्ण तरीके से क्रांति के कारणों का उल्लेख करता है, उतना ही विवेकपूर्ण तरीके से क्रांति को रोकने के उपायों की विवेचना करता है। इसलिए मैक्सी कहता है कि अरस्तु जितना विवेकपूर्ण तरीके से क्रांति के कारणों की विवेचना करता है, उतना ही विवेकपूर्ण तरीके से क्रांति के रोकने के उपायों की भी विवेचना करता है। तो इस प्रकार से क्रांति के प्रकार और क्रांति के कारण की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। यदि आपको पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियो के माध्यम से फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।